हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सुरक्षा कर्मियों को भेजा खास तोहफा। सुरक्षा कर्मियों को पीएम ने भिजवाए जूट के जूते पहन कर सकेंगे मंदिर में काम। आज से लगाई जाएंगी बूस्टर डोज। हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को लगेगी तीसरी डोज। कोरोना के संक्रमण में कोरोना वॉरियर। दिल्ली और महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी संक्रमित। कोरोना के चपेट में दिल्ली के 300 ज्यादा पुलिसकर्मी। मुंबई के भाईकल में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची 8 दमकल विभाग की गाड़ियां। किसी के हताहत होने की नहीं खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को नमन किया है और कहा है कि इस साल से दिसंबर की 26 तारीख को अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह साहिबजादों की साहस के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने इस मामले में कई ट्वीट किए हैं। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि अब दिसंबर की 26 तारीख को भारत वीर बाल दिवस मनाएगा। ये गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला और गर्मा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मुद्दे पर जानकारी दी थी। दरअसल अब उनसे पूछा गया है कि क्या उन्होंने गांधी परिवार के साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर चर्चा की थी। इस पर जवाब देते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने प्रियंका गांधी से बात की थी और यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसे बताया था। उन्होंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा। वह बहुत सुरक्षित थे और सुरक्षा से घिरे हुए थे। कोई भी उनके करीब नहीं आ पाया और ना ही उन पर एक पत्थर भी फेंका गया। अब इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को किस हैसियत से जानकारी दी, क्योंकि उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट में पूछा, एक मौजूदा सीएम ने प्रियंका गांधी को पीएम की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी, क्यों? प्रियंका के पास कौन सा संवैधानिक पद है कि उन्हें पीएम की सुरक्षा के बारे में बताया गया? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सुरक्षा उल्लंघन को राष्ट्र के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। बता दें कि सुरक्षा चूक के मामले में नाकाबंदी की जिम्मेदारी लेने वाले किसान नेताओं के बावजूद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का एक्शन आ गया है। रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने आम लोगों का विश्वास हासिल किया है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर सिद्धू ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन की तुलना में डिजिटल मीडिया की पहुंच ज्यादा है। यहाँ तक कि एक छोटा रिक्शा चालक भी व्हाट्सएप तक पहुँच सकता है। मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद चीजें बदल जाएंगे। स्पष्ट निर्देश की है, आपको डिजिटल रूप से प्रचार करना होगा और हम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रचार करेंगे। कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर बोलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है। अब तक छात्रों के लिए जो कुछ भी घोषित किया गया है वह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निवेश है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2022 की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड ने इस बार प्रायोगिक परीक्षा होम सेंटर पर ही लेने का निर्देश दिया है। प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रायोगिक परीक्षा कई शिफ्टों में ली जाएंगी। हर शिफ्ट के लिए परीक्षार्थियों के सूची स्कूल और कॉलेज स्तर पर तैयार की गई है। 10 दिन वाले चलने वाली प्रायोगिक परीक्षा में विज्ञान, संख्या के
5,57,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। वहीं 3 लाख से अधिक कला संकाय और 50,000 से ज़्यादा लगभग वाणिज्य संकाय में छात्र शामिल होंगे। 20 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज को प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कर लेनी है। इसके बाद प्रायोगिक परीक्षा का अंकन संबंधित डीजीओ कार्यालय के माध्यम से बोर्ड के पास पहुंचाया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा के अंक भेजने में देरी करने वाले स्कूल पर कार्रवाई भी हो सकती है। ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक परीक्षा के पहले ही प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। इससे सैद्धांतिक परीक्षा के पहले प्रायोगिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में होने वाले मतदान को लेकर पुलिस ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार होने वाले चुनाव पर उत्तर प्रदेश पुलिस फील्ड के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नजर रखेगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर डिजिटल प्रचार पर जोर दिया जा रहा है, तो पुलिस के सामने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर शांति व्यवस्था भंग करने का भी खतरा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच हो या भ्रामक पोस्ट, सभी पर नजर रखी जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि इसके लिए डीजीपी मुख्यालय से लेकर जोन में एडीजीपी, रेंज आईजी और जिले में एसपी स्तर पर नजर रखी जा रही है, ताकि जिले स्तर पर हर हरकत पर नजर रखी जा सके और जानकारी डीजीपी मुख्यालय को भी हो। क्षेत्र में होने वाली हर घटना पर कैमरे की नजर होगी। इसके लिए 109 ड्रोन कैमरे, 420 पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरे, 583 स्टिल कैमरे, 492 वीडियो कैमरे, 3,573 बॉडी वेन कैमरे लगाए गए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस जेल में रहकर चुनाव को प्रभावित करने वाले मुख्यात अंसारी, अतीक अहमद खान, मुराबा जैसे अपराधियों पर भी चुनाव के दौरान नजर रखेगी। इसके लिए पुलिस ने जिला स्तर पर 275 और कारागार स्तर पर 886 अपराधों को चिन्हित किया है, जिनके ऊपर जिला पुलिस और जिले पुलिस नजर रखेगी। जिले में निगरानी रखने के लिए 2,676 सीसीटीवी कैमरे और 271 स्टैटिक जैमर लगाए गए हैं। राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश में इस बार 7 चरणों में मतदान संपन्न होंगे और इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को जारी चुनावी कार्यक्रमों के मुताबिक पंजाब की 117 सीटें, उत्तराखंड की 70 सीटों पर, गोवा की 40 सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होंगे। इसी दिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर मतदान होगा। आयोग ने मणिपुर में 2 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया है। पहले चरण के तहत 27 फरवरी को राज्य के 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर और दूसरे चरण के तहत 3 मार्च को 10 जिलों की 22 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर और 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। 7 मार्च को अंतिम चरण के मतदान के बाद मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। 5 राज्य से 7 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए पहले चरण की अधिसूचना 14 फरवरी को जारी की जाएगी और नामांकन 21 फरवरी को दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन की जांच 24 फरवरी तक की जाएगी और इससे 27 फरवरी तक वापस लिया जा सकेगा। चीन सरकार ने अगले महीने होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से पहले राजधानी के करीब तियानजिन शहर के सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। इस शहर में 1,40,00,000 लोग रहते हैं और उन सभी के कोविड टेस्ट की तैयारी भी कर ली गई है, क्योंकि वहां कोविड-19 के कई मामले सामने आए हैं। इसमें घातक ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 2 मामले शामिल हैं। तियानजिन और बीजिंग के बीच रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन से इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में बहुमुश्किल 30 मिनट का समय लगता है। जानकारी के मुताबिक 20 लोगों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद तियानजिन ने पूरे शहर में परीक्षण
करने का फैसला लिया है। नगर निगम के कोविड-19 रोकथाम और नियंत्रण के लिए बने मुख्यालय ने बताया है कि संक्रमण के ये मामले शुक्रवार और शनिवार को जिले में आए और पता चला है कि इसमें से 2 मामले ओमिक्रॉन प्रारूप के हैं। नया साल शुरू होते ही महंगाई एक बार फिर उपभोक्ताओं को झटका देने लगी है। कच्चे माल और ढुलाई बढ़ोतरी के कारण टिकाऊ उपभोक्ता सामान कंपनियों से नए साल में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। वॉशिंग मशीन भी इस महीने के बाद या मार्च 2022 तक 5 से 10% तक महंगा हो सकता है। पैनासोनिक, एलजी और एयर सहित कई कंपनियों पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है। सोनी, हिताची, गोदरेज इस तिमाही से अंत तक कीमतें बढ़ा सकती हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक उद्योग जनवरी-मार्च 2022 तक कीमतों में 5 से 7% की बढ़ोतरी करेगा। देश के पूर्वी भाग में भारी बारिश के अनुमान को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के बढ़ते प्रभाव की वजह से मध्य भारत और पूर्वी हिस्सों में विशेष उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और बिहार में भारी बारिश होगी। इसे लेकर 11 से 13 जनवरी के बीच इन स्थान पर बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 जनवरी से देश के पूर्वी भाग के प्रभावित होने की संभावना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बीते दिनों 2 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य स्टाफ के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इन सैंपल से जांच के नियमित रूप से रविंद्र मेठिया और न्यायमूर्ति RC खुलेब का पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद दोनों न्यायाधीशों ने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी न्यायाधीशों के साथ उनके पूरे स्टाफ का सैंपल लिया। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठिया की रिपोर्ट जिस समय कोरोना पॉजिटिव आई उस समय वह वादों की सुनवाई कर रहे थे, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक के बाद 10 जनवरी यानी कि आज ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। बाजार भी अब 8 बजे तक ही खुलेंगे। शादी समारोह में लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में शहरों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजन में 100 लोगों की लिमिट रहेगी। सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी बार यह गाइडलाइंस जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। रविवार को राजधानी में 22,771 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 17 मरीजों की मौत की खबर है। इसके अलावा दिल्ली में अब संक्रमण दर 23.53% तक पहुंच गया है। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा गए हैं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 20,181 नए मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान 7 मरीजों की मौत हो गई थी। इस नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 60,733 हो गई है। ये करीब 7 महीने में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 16 मई को दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,783 थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार को मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,474 पहुंच गया। ये वो मरीज हैं जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके अलावा मुंबई में कोरोना से 6 लोगों की मरने की खबर है। हालांकि रविवार को मुंबई में शनिवार के मुकाबले कोरोना के मामले में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। मुंबई में शनिवार को 20,318 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि शुक्रवार को 20,971 कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं बात अगर पूरे महाराष्ट्र की करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 41,434 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 9,671 नए डिस्चार्ज भी हुए हैं
और 13 लोगों की कोरोना की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त राज्य में 1,73,238 कोरोना के एक्टिव केस मामले आ चुके हैं। कर्नाटक में रविवार को कोरोना के 12,000 नए मामले सामने आए हैं। यह बल्लौर में 9,020 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 6.33% है। यहाँ 901 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में 49,602 एक्टिव केस है। वहीं बल्लौर में 40,000 मामले सामने आए हैं। यहाँ कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। वहीं बल्लौर में 2 मौतों की खबर है। यहाँ 1,59,499 लोगों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 12,000 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। बीते दिनों कर्नाटक के 2 शिक्षण संस्थानों में भी कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। यहाँ एक संस्थान में 14 कोरोना मामले सामने आए थे, वहीं दूसरे संस्थान में 19 केस मिले हैं। चिंता की बात यह है कि इन 33 मामलों में से 5 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस थे। इसके अलावा यूके से आए एक शख्स भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया था। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ। हर पल आपके साथ।